एक बार लास्ट क्लास में जो किया था वो रिवाइज कर लेते हैं, और जो असाइनमेंट मिली थी नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगी। उसके आंसर्स तो डाल दिए गए थे, या आज टाइम मिला तो आफ्टर द क्लास। सो लास्ट क्लास में जो पैकिंग हमने किए थे, जस्ट आई एम गोइंग टू रिवाइज दैट पार्ट। ये सिंगल रो, वन डायमेंशनल पैकिंग, और टू डायमेंशनल पैकिंग पे हमारे सामने दो ऑप्शन आ गई थी। क्या थी दो ऑप्शंस? कि या तो हम इसके नीचे ही एटम लगा दें इस तरह से, थर्ड रो में भी, और दूसरी ऑप्शन क्या थी कि फर्स्ट रो की डिप्रेशंस में सेकंड रो के एटम लगा देते, सेकंड रो की डिप्रेशंस में थर्ड रो के एटम लगा देते। तो दो तरह की पैकिंग हमें टू डायमेंशन में मिली थी, और फर्स्ट वाली पैकिंग को हमने क्या कहा था? स्क्वायर पैकिंग, और सेकेंड वाली को हेक्सागोनल पैकिंग, राइट। और हेक्सागोनल पैकिंग में किसी भी सेंट्रल एटम को जब हम सेलेक्ट करते हैं तो उसके अराउंड 6 एटम उसको हेक्सागन की फॉर्म में सराउंड कर रहे थे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या थी? 6। और फर्स्ट वाले में कोई भी सेंट्रल एटम हम लेते तो कितने एटम उसको टच कर रहे थे? 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ? 4। सेकेंड पैकिंग बेटर पैकिंग, राइट। ये थी टू डायमेंशनल पैकिंग। जब हम थ्री डायमेंशनल पैकिंग पर आ रहे थे तो हमारे सामने ऑप्शंस क्या आई थी कि हम फर्स्ट रो, इसकी डिप्रेशंस में सेकेंड रो के एटम इस तरह से कर रहे थे, और इसके ऊपर हमने जो जो वॉइड्स थे, खाली जगह थी, उनके ऊपर सेकेंड लेयर का एटम प्लेस किया था। जैसे कि ये खाली जगह थी, इसके ऊपर हमने सेकेंड लेयर का एटम प्लेस किया था, फिर इसके ऊपर सेकेंड लेयर का एटम प्लेस किया था, जो भी डिप्रेशंस थे उसके ऊपर सेकेंड लेयर के एटम प्लेस किए थे। बट ऐसा करते हुए सारे डिप्रेशंस फिल नहीं हुए थे ना। तुम देख रहे हो यहाँ कुछ खाली जगह है, कुछ ऐसे, ये वाले ये खाली है, यहाँ पर भी ये खाली होगा, यहाँ पर भी ये खाली होगा। तो देर आर सर्टेन वॉइड्स विच अपीयर एट द सरफेस ऑफ सेकेंड लेयर। और तुम्हें याद होगा उस वीडियो में मैंने दो तरह के वॉइड्स तुम्हें बताए थे। एक वॉइड था जो ये वाला, इसकी बात अगर हम करें, दिस वन, फर्स्ट वन, दिस वन, इसकी अगर हम शेप देखें ध्यान से तो ये एक एटम नीचे वाला, ये और ये, और इसके ऊपर ये लेयर आ गई एक ग्रीन वाला। तो तीन एटम के ऊपर जब इस तरह से एक एटम आया तो ये शेप कौन सी बन गई? टेट्राहेड्रल। इसके अंदर जो खाली जगह होगी वो टेट्राहेड्रल वॉइड थी। इसी तरह से अगर मान लीजिए फर्स्ट लेयर का ट्राइंगल इस तरह से है और इसके ऊपर दूसरी लेयर का ट्राइंगल ऐसे आ जाए, जब हम फर्स्ट लेयर की डिप्रेशंस में सेकेंड लेयर के एटम प्लेस कर रहे थे तो हमें इस तरह की लोकेशंस मिली थी। ये जो सेकेंड वाला वॉइड है इसको मैं जरा ड्रॉ करके बताती हूँ बॉन्ड जो नोटेशन से। जैसे पहला ट्राइंगल ये था, इसके ऊपर ये दूसरा ट्राइंगल है। जब हमने ऐसे प्लेस किया तो हमें जो शेप मिलेगी इसकी, ये ऑक्टाहेड्रल शेप मिलेगी। ये ऑक्टाहेड्रा नजर आ रहा है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि जब हम दो लेयर्स बनाते हैं तो दूसरी लेयर की सरफेस पर हमें दो तरह के वॉइड्स मिलते हैं, एक टेट्राहेड्रल वॉइड और दूसरे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऐसे ही अगर मान लो हम ये स्क्वायर वाली पैकिंग कर रहे थे, ये स्क्वायर पैकिंग थी, पहली लेयर है ना, इसके ऊपर एग्जैक्टली इसके ऊपर दूसरी लेयर का एटम ऐसे लगाया था हमने, और तुम्हें याद होगा इसमें हमें क्या मिला था? क्यूब। ऐसा ना, पहली लेयर के 4 एटम, उसके ऊपर दूसरी लेयर के 4 एटम। मैं जरा तुम्हें बताती हूँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी देखिए जरा, है ना, ये पहली लेयर के 4 एटम, इसके ऊपर दूसरी लेयर के 4 एटम। तुम किसी भी तरह से ले लो, ये पहली लेयर के 4 एटम, उसके ऊपर दूसरी लेयर के 4 एटम। तुम्हें बीच में खाली जगह नजर आ रही है वाली, दिस वन, है ना, जो खाली जगह है इसके बीच में यहाँ पर, इसकी शेप क्या है? स्क्वायर जैसी है, क्यूब जैसी, मतलब स्क्वायर तो नहीं, क्यूब जैसी। स्क्वायर तो ये है, दिस वन इज क्यूब। तो इस वॉइड को हम क्या कहते हैं? क्यूबिक वॉइड। एक क्रिस्टल में सबसे बड़ा जो खाली जगह होती है, स्पेस होती है, वो क्यूबिक वॉइड है।
A cubic void is made up of how many atoms? 4 या 8? कोई भी atom अगर हम कहते हैं it is occupied in cubic void, that means it should touch to the four these bottom atom and 4 this upper layer atom. अगर हम कहते हैं कोई भी एटम क्यूबिक वॉइड में प्लेस है तो उसका कांटेक्ट किससे होना चाहिए? 4 ऊपर वाले और 4 नीचे वाले एटम्स. ये समझ में आ गया? दिस वन इज द बिगेस्ट वॉइड. जो कब बनेगा? जब पैकिंग कौन सी हो? ए टाइप की पैकिंग. मुझे बताओ ये क्लियर है? और सबसे छोटा वॉइड कौन सा होगा? जो 3 एटम से बना होगा, एक ही लेयर के 3 एटम. तो इसके बीच में जो खाली जगह होगी ना, दिस वन, ये वाली जगह, इसको हम क्या कहेंगे? ट्रायंगुलर वॉइड. द स्मॉलेस्ट वॉइड इज ट्रायंगुलर वॉइड. और ये 2 डायमेंशनल लेयर में बनेगा 3 एटम से मिलकर. और अगर कोई भी छोटे साइज वाला, मैं लिखवाऊंगी तुम्हें, जस्ट पहले मॉडल देख लो. जब भी किसी छोटे साइज वाला एटम इसके अंदर फिल होगा, इसके अंदर जाएगा, तो छोटे एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 3, क्योंकि उसको सराउंडिंग के 3 एटम टच कर रहे होंगे. तो 2 डायमेंशन में हमारे पास ये वॉइड बनता है. अब ये एक लेयर थी, ठीक है, इसके ऊपर दूसरी लेयर का एटम आ गया. और अब जो बीच में खाली जगह है, दिस वन, ये जो खाली जगह है नजर आ रही, इस खाली जगह में कोई ऐसा एटम जाए जो इन तीनों को भी टच करे और ऊपर वाले एटम को भी टच करे, तो हम क्या कहेंगे कि दैट एटम इज ऑक्यूपाइड इन विच टाइप ऑफ वॉइड? टेट्राहेड्रल वॉइड. ये टेट्राहेड्रल शेप होगी. दिस इज टेट्राहेड्रल वॉइड. ये टेट्राहेड्रल वॉइड. ऐसे अगर थोड़ा लेट हो जाओ ना तो मैसेज दे दिया करो. हम आज लास्ट क्लास में जो पैकिंग किया था ना उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं. और इसमें 2 डायमेंशनल लेयर की बात कर रहे हैं हम. पहली लेयर के एटम ऐसे हैं. ये कौन सी पैकिंग थी? ये वाली है ना. तो इसमें बीच बीच में तुम्हें कौन से वॉइड नजर आ रहे हैं? ये वाले. ये वॉइड कौन सा है? ट्रायंगुलर वॉइड. 3 एटम के बीच में. अगर कोई एटम इस ट्रायंगुलर वॉइड में जाएगा तो इन 3 एटम के कांटेक्ट में ही होगा. वो इससे अगली वाली लेयर के एटम के कांटेक्ट में नहीं है. अगर वो बहुत छोटा एटम है तो वो सिर्फ यहीं फिट हो जाएगा ना इन 3 के बीच में. वो सेकेंड लेयर के एटम को टच नहीं करेगा. तो ऐसे में हम उस एटम की लोकेशन क्या बताएंगे? नाउ इट इज प्लेस्ड इन विच टाइप ऑफ वॉइड? ट्रायंगुलर वॉइड. और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 3. यहाँ तक क्लियर हो गया? जब इसके ऊपर दूसरी लेयर के एटम आएंगे, मैं अभी एक एटम लगाया, ये ट्रायंगल नजर आ रहा था ना, ये ट्रायंगल, इसके ऊपर ये एटम लगा देते तो ये कौन सा वॉइड होता? टेट्राहेड्रल. अब ये वॉइड के अंदर जो एटम जा रहा है थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, सो दैट वो 3 नीचे वालों को भी टच करे और एक ऊपर वाले को भी टच करे. मतलब इट शुड बी प्लेस समवेयर यहाँ पर, यहाँ बड़ा होगा, ताकि इन तीनों को भी टच कर रहा है और इसके ऊपर वाले एटम को भी टच कर रहा है. इसका मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड तो 2 लेयर में ही बन पाएगा, है ना. एक लेयर में तो सिर्फ कौन सा वॉइड होगा? ट्रायंगुलर वॉइड. हो गया? ये टेट्राहेड्रल वॉइड था. और इसमें जाने वाले एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर हम क्या कहेंगे? ये रहा हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड. अब इस वॉइड की साइज क्या है? रेंज होगी ना. मतलब मान लो ये सराउंडिंग एटम छोटे साइज के हैं तो अंदर का स्पेस छोटा होगा थोड़ा सा, और इसके अंदर बाहर के जो वॉइड बना रहे हैं वो एटम वो ऑब्वियसली बड़े साइज के होंगे. जो वॉइड के अंदर जाएगा वो एटम का साइज क्या होगा? छोटा. बट कितना छोटा ये डिपेंड करेगा सराउंडिंग एटम के साइज पर. तो एक डेफिनेट रेडियस रेशियो होता है कि अगर मान लो सराउंडिंग एटम का रेडियस r नेगेटिव है तो बीच में जाने वाले एटम का रेडियस क्या होना चाहिए, सो दैट इट विल बी ऑक्यूपाइड इन टेट्राहेड्रल वॉइड. वो करेंगे हम आगे.
सो एक फिक्स होता है हर वॉइड के लिए, एक रेडियस रेशियो की रेंज है, मतलब इतने से इतने साइज रेंज वाले एटम यहाँ जा सकते हैं। अब जरा देखिए, एक सिचुएशन हम कहते हैं लिमिटिंग सिचुएशन। लिमिटिंग सिचुएशन, अभी मैं आज सिर्फ टर्म्स बता रही हूँ, कुछ भी नोट नहीं करना। लिमिटिंग सिचुएशन होती है कि जब ये सराउंडिंग एटम, चार एटम, दे आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, आपस में जुड़े हुए हैं, तो उसमें बीच में जाने वाले एटम का साइज सबसे छोटा होगा क्योंकि जुड़े हुए हैं। अगर मान लो बीच में जाने वाला एटम थोड़ा सा बड़ा होता, घुस जाता बीच में, तो वो क्या करता, इन चारों को थोड़ा सा दूर कर देता। वो लिमिटिंग सिचुएशन नहीं होती, बट स्टिल हम क्या कहते हैं, ये टेट्राहेड्रल वॉइड में ही प्रेजेंट है। इतना बड़ा नहीं कि पूरा ही इसको बिखेर ही दे, सारे सारे चारों एटम दूर दूर चले जाएं, बट स्टिल एक रेंज तक, जैसे मान लो ये अनायन है सारे और छोटा सा कैटायन बीच में जा रहा है, तो कैटायन की एक रेडियस रेंज होनी चाहिए, क्या इतनी रेंज वाला रेडियस इसमें आएगा। बट जैसे बीच वाला एटम थोड़ा सा बड़ा होता जाएगा, ये सराउंडिंग वाले एटम थोड़े से दूर जाते जाएंगे और वो रेडियस रेशियो थोड़ा सा चेंज होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, पर उसकी भी एक रेंज है। अगर बहुत बड़ा हो गया तो वो इसमें प्लेस नहीं हो पाएगा, अब उसको किसी बड़े वॉइड में जाने की जरूरत है। और अगर बहुत छोटा हुआ तो क्या करेगा, वो यही रह जाएगा, वो यही रह जाएगा। अगर वो यहाँ रह गया तो हम उसको टेट्राहेड्रल वॉइड की जगह किसमें प्लेस मानेंगे, ट्रायंगुलर वॉइड। मतलब बहुत छोटा होता तो वो ट्रायंगुलर वॉइड में प्लेस होता, थोड़ा सा बड़ा होता तो जंप करके ऊपर आ जाता और ऊपर वाली लेयर के एटम को भी टच करने लगता, तब हम उसको किसमें प्लेस मानते, टेट्राहेड्रल वॉइड, राइट। इसके अलावा एक और वॉइड है जो कि 6 एटम से मिलकर बना है, और ये 6 एटम कुछ इस तरह से हैं। ये 3 एटम एक लेयर के, ये 3 लेयर एक एटम के, और दूसरी लेयर के एटम इसके ऊपर ऐसे आ जाए, 2 ट्रायंगल ओवरलैप नहीं कर रहे, प्लेस्ड हैं एक दूसरे के ऊपर, है ना, इस तरह से प्लेस्ड हैं। तो ये पता चल रहा है ना दोनों लेयर। अगर इसकी शेप हम ध्यान से देखें तो ये स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल नहीं होगी, स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल, और स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल को हम क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल। तो इसके बीच में जो खाली जगह है थोड़ी बड़ी नजर आ रही है ना, स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल क्लियरली आ गया ना। वैसे तो 2 लेयर थी, ये 2 ट्रायंगल, इन 2 ट्रायंगल को हमने ऐसे प्लेस नहीं किया, इस 2 ट्रायंगल को हमने ऐसे प्लेस किया, और ऐसे प्लेस करने पर जब हमने इसको 3D में देखा तो ये स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल आ गई, और इसके अंदर जो एटम है वो इन 6 एटम के कांटेक्ट में होगा, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम क्या कहेंगे, 6, कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6। और ये वॉइड हो गया हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए भी 2 लेयर की जरूरत थी, एक का ट्रायंगल दूसरे का ट्रायंगल इस तरह से प्लेस है। समझ में आई ऑक्टाहेड्रल वॉइड? एक बार और दिखा देती हूँ मैं। ये देखो सामने तुम्हें ट्रायंगल नजर आ रहा है, ये वाला 3 एटम, ये पिछली लेयर के 3 एटम, 2 व्हाइट और एक ये ट्रायंगल है ना, ये वाला, ये इधर वाला ट्रायंगल, 2 लेयर थी ये, ऐसे लगाई थी हमने, एक ट्रायंगल ऊपर एक ट्रायंगल नीचे। जब हमने इसको प्लेस करने के बाद देखा था तो ये क्या बन गया था, स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिड, राइट। इसी तरह से अगर हमारे पास 4 एटम होते एक लेयर के, ये वाले, तो इसके बीच में अगर कोई एटम जाता जो सिर्फ इन चारों के कांटेक्ट में होता तो उसको हम स्क्वायर वॉइड कहते थे। लेकिन अगर वो थोड़ा बड़ा होता, इसके अंदर चला जाता यहाँ पर, तो वो किन से टच कर रहा होता, 4 नीचे वाले और 4 ऊपर वाले, और अब इस वॉइड को हम क्या कहते हैं, क्यूबिक वॉइड, एंड दिस वन इज द बिगेस्ट वॉइड, ये सबसे बड़ा वॉइड। सो मेनली हम यहाँ 4 तरह के वॉइड को देखते हैं, ट्रायंगुलर वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड क्यूबिक वॉइड। ये क्लियर है? सो जब एक लेयर के ऊपर, एक लेयर के एटम चाहिए, इसके ऊपर जब हम दूसरी लेयर प्लेस करते हैं, दूसरी लेयर प्लेस करते हैं फर्स्ट लेयर की डिप्रेशन में, जैसे एक खाली जगह है ना, यहीं पर हमने दूसरी लेयर का एटम प्लेस करते हैं।
इस तरह से कर दिया। तो अब ये जो अगली लेयर है, ये वाली लेयर है, इसमें हमें दो तरह के वॉइड मिलते हैं, कुछ टेट्राहेड्रल वॉइड है, कुछ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। जो मैंने वीडियो दिखाई थी उसमें बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहे थे ये वॉइड। यहाँ पर जो खाली जगह होंगी ना, जो खाली जगह होगी वो टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अगर हम सेकेंड लेयर के टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर, सुनना ध्यान से, सेकेंड लेयर के टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर तीसरी लेयर का एटम लगा दें तो उसका अरेंजमेंट एग्जैक्टली पहली लेयर जैसा हो जाएगा। अगर हमने फर्स्ट लेयर की डिप्रेशंस में सेकेंड लेयर के एटम लगाए और सेकेंड लेयर के टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर थर्ड लेयर का एटम लगाया तो फर्स्ट और थर्ड लेयर का अरेंजमेंट सेम हो जाएगा। तो इस पैकिंग को क्या कहेंगे? ए बी पैकिंग। और अगर हमने फर्स्ट लेयर ली, उस पर सेकेंड लेयर के एटम लगाए, मैं सेकेंड लेयर का एक ट्राइंगल ले लेती हूँ, इस हेक्सागन का कोई एक ट्राइंगल लेके हमने यहाँ प्लेस कर दिया, सेकेंड लेयर के ऊपर एक, फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकेंड लेयर लगा, इसके ऊपर थर्ड लेयर में ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर अगर हमने तीसरी लेयर लगाई, ये वाली सेकेंड लेयर के ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर तीसरी लेयर लगाई, ये क्या तीनों लेयर का अरेंजमेंट सेम है? नहीं है ना। और उसके बाद वापस से पहली लेयर आ जाए तो इस पैकिंग को क्या कहेंगे? और ये जो यूनिट सेल है ये हेक्सागोनल यूनिट सेल है, HCP यूनिट सेल में लेगा हमें यहाँ। तो 3 डायमेंशन में जो पैकिंग थी, एक तो थी ए टाइप की पैकिंग, जिसमें हर तरफ सेम है। दूसरी पैकिंग है ए बी पैकिंग, ए लेयर फिर बी लेयर आ गई, वापस से ए लेयर आ गई, पहली और थर्ड लेयर का अरेंजमेंट सेम है। तीसरी पैकिंग कौन सी थी? एबीसी पैकिंग, जिसमें पहली और फोर्थ लेयर का अरेंजमेंट सेम है। जब हम ए बी पैकिंग करते हैं तो हमें दो तरह के यूनिट सेल ऐसी पैकिंग में मिलते हैं, या तो बीसीसी मिल जाता है या एफसीसी, पढ़ा था ना लास्ट क्लास में, बीसीसी एंड एफसीसी, दो तरह के यूनिट सेल हमें मिलते हैं। लेकिन जब हम ए बी पैकिंग करते हैं तो हमें दो तरह के जो यूनिट सेल मिलते हैं, उसमें एक हेक्सागोनल यूनिट सेल आता है और एक आता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। जब हम एबीसी पैकिंग करेंगे, अभी मैं बताऊंगी तुम्हें किस तरह से, तो उसमें हमें एफसीसी यूनिट सेल मिलता है, ऐसे देख के नहीं, जब हम 3D के अंदर पूरा देखें। सो आज की जो पैकिंग है 3 डायमेंशनल पैकिंग, जिसमें एक पैकिंग मैंने शायद लास्ट क्लास में बता दी थी तुम्हें, कौन सी? ए टाइप की पैकिंग है ना, की थी हमने, और उसका यूनिट सेल क्या था? अभी नहीं की थी, अच्छा 3 डायमेंशनल की ही नहीं थी, ओके। सो सबसे पहले तो मैं इसके जो स्ट्रक्चर है ना 3D, वो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। सो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ अभी। अभी आएगा, काफी सारे वर्ड आएंगे आज, तो जस्ट मैंने एक ओवरव्यू दिया तुम्हें। ये देखिए, हाँ ऑनलाइन स्टूडेंट नजर आ रहा है? यस मैम। सो अब चाहो तो नोट कर सकते हो कि जब हम सेकेंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर प्लेस करेंगे तो क्या अरेंजमेंट्स हमें मिलेंगे। प्लेसिंग सेकेंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर, इसको 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कहेंगे। इट इज 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। जब हमने स्क्वायर पैक्ड लेयर को अरेंज किया तो हमें कुछ इस तरह का अरेंजमेंट मिलेगा ना, पता चल रहा है? 4 एटम नीचे वाले, ठीक है, ये वाला और इधर पीछे वाला जो नजर नहीं आ रहा है, और 4 ही इसके ऊपर वाले एटम। तो यूनिट सेल हमें कुछ ऐसा मिलेगा। तो तुम्हें याद क्या रखना है कि ए टाइप की पैकिंग में हमें स्मॉलेस्ट यूनिट जो मिलती है उसकी शेप क्या होती है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। दिस वन इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में अगर हम देखें तो हमें सिर्फ ये ड्रॉ करना है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कब बनेगा? व्हेन एटम्स आर अलाइंड
vertically as well as horizontally. Spheres of both the layers are perfectly aligned. सबसे सिंपल पैकिंग. अब जरा इस पैकिंग में ध्यान दें कि कोऑर्डिनेशन नंबर किसी भी एटम की सेलेक्ट करें तो क्या होगी. मान लीजिए हमने ये कॉर्नर का एटम ले लिया, दिस इज द कॉर्नर एटम, तो उसको कितने एटम टच कर रहे होंगे. एक ये वाला 1 2 3 4 5 और एक आगे वाला है. आगे वाला या पीछे की, आगे वाला ये वाला है तो ये पीछे वाला हो गया. तो सब तरफ से सराउंडेड है, तो उसको कितने एटम टच कर रहे होंगे. 6 एटम. सो ए पैकिंग या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बना. 6. कोऑर्डिनेशन नंबर को फर्स्ट नेबर का नंबर भी कहते हैं. फर्स्ट नेबर, सेकेंड नेबर, थर्ड नेबर, पता है ना. तो कोऑर्डिनेशन नंबर मिनिमम डिस्टेंस पर कितने एटम उसके चारों तरफ हैं, या उसके फर्स्ट नेबर का नंबर क्या है. 6. ये क्लियर हो गया. मुझे बताओ इसके फर्स्ट नेबर की डिस्टेंस कितनी होगी. फर्स्ट नेबर के बीच की डिस्टेंस किसके बराबर होगी. मान लीजिए पूरा क्यूब है, तो ये क्या है, क्यूब की एज लेंथ. ये क्यूब की एज लेंथ है ना, जिसको सपोज हम ए से डेजिग्नेट कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस बिटवीन नेबर विल बी इक्वल टू ए, एज लेंथ ऑफ द क्यूब. In simple cubic unit cell, number of neighbors or the coordination number is 6 and the distance between neighbor is equal to A, edge length. यहां तक क्लियर है. ये कॉर्नर एटम, रूम को कॉर्नर मान सकते हो. एक इधर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और आगे की तरफ, और एक ऊपर वाला. बिल्कुल हाँ, ये 4 एक ही लेयर के हो गए ऐसे, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला. वो नेबर नहीं है ना, वो तो दूर है. सो यहां तक क्लियर है. अब जरा दूसरी पैकिंग देखते हैं. हेक्सागोनल पैकिंग ऐसी थी, और इसके बीच में जो खाली जगह नजर आ रही है, ट्रायंगुलर वॉइड्स हैं. अब इसके ऊपर हम अगली लेयर प्लेस कर रहे हैं. ये फर्स्ट लेयर के एटम है, इसके ऊपर सेकंड लेयर के एटम प्लेस कर रहे हैं. हमने क्या किया, फर्स्ट लेयर की जो खाली जगह थी वहां पर सेकंड लेयर के एटम को प्लेस कर दिया. हो गया. अब सेकंड लेयर के ऊपर हमें कौन कौन से वॉइड नजर आ रहे हैं. मैं तुम्हें अगले उसमें बताती हूँ. ये डॉटेड वाला देखें, टी का मतलब टेट्राहेड्रल, ओ का मतलब ऑक्टाहेड्रल. जरा ध्यान से थोड़ी देर इसको देखिए. ये वाला वॉइड, तुम इसके पीछे वाले 3 एटम को देखो, 1 2 and 3 ऐसे प्लेस्ड है ना. और इसके ऊपर वाले 3 एटम, ग्रे वाले फर्स्ट लेयर मान लो, डॉटेड वाले सेकंड मान लो, किसी को भी. तो ये जो ग्रे वाले ऐसे थे, तो उसके ऊपर जो डॉटेड वाले हैं वो कुछ ऐसे है ना, कुछ इस तरह से. 3 एक लेयर के एटम, ये वाले 3 इस तरह से, और इसके ऊपर दूसरी लेयर के ये 2 एटम, और ये तीसरा एटम डॉटेड वाला. और ये शेप क्या नजर आ रही है, ऑक्टाहेड्रल. तो ये जो वॉइड था सेकंड लेयर में, ये वाला क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड. वॉइड जो ऊपर से खाली जगह नजर आए. अब जहां पर ये टी लिखा हुआ है, ये ऊपर से खाली नहीं है ना, यहां से तो क्लोज है. पीछे की तरफ से कौन सा वॉइड है, टेट्राहेड्रल. पर अभी तो हम सेकंड लेयर के एटम देख रहे हैं, तो इस सरफेस पर ये जो छोटा टी लिखा हुआ है, ये कौन सा वॉइड है, टेट्राहेड्रल वॉइड. ऊपर की तरफ टेट्राहेड्रल वॉइड.
देखो जरा क्या है ये 3 एटम, ये देखिए 1, एक सेकेंड, ये डॉटेड लाइन वाला दिखाना था हमें। ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड हमें नजर आ रहा था, इसमें डॉटेड वाले 3 एटम 1, 2 एंड 3, और पीछे वाला एक एटम, समझ में आया? ये 3 एटम ये वाले, और पीछे की तरफ ये वाला एटम। तो ये जगह जो खाली थी, इसको क्या कहेंगे हम? टेट्राहेड्रल वॉइड। सो जब हम पहली लेयर की डिप्रेशंस में सेकेंड लेयर के एटम प्लेस करते हैं, तो सेकेंड लेयर पर हमें 2 तरह के वॉइड मिलते हैं। कौन कौन से? टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। समझ में आई? तो तुम्हारी बुक में भी ये बना रखा है, ये वाला डायग्राम हो गया। अब जो समझने वाली चीज है उसको जरा ध्यान से देखिएगा। ये 2 लेयर्स होगी। ऑनलाइन स्टूडेंट प्लीज, क्लियर हो रहा है? यस मैम। अगर हम इसके ऊपर तीसरी लेयर लगाते हैं और तीसरी लेयर के एटम को टेट्राहेड्रल वॉइड पे प्लेस करते हैं, मतलब इस टी के ऊपर तीसरी लेयर का एटम प्लेस करते हैं, तो एग्जैक्टली पहली लेयर के ऊपर ही आ गए। सो हम जब सेकेंड लेयर के टेट्राहेड्रल वॉइड पर थर्ड लेयर का एटम प्लेस करते हैं, तो तीसरी लेयर का अरेंजमेंट फर्स्ट लेयर की तरह हो जाता है। क्लियर है? और ये पैकिंग कौन सी बन जाती है? ए बी पैकिंग। और अगर हम, क्योंकि दोनों को तो एक साथ हम फिल कर ही नहीं सकते, अगर यहाँ पर एटम आएगा तो दूसरा एटम इसके ऊपर आ ही नहीं सकता, नहीं आ सकता ना। सो आइदर वी कैन प्लेस द एटम ऑन टेट्राहेड्रल वॉइड और वी कैन प्लेस इट ऑन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब जरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर मैं प्लेस करती हूँ, ये सेम है क्या? नहीं है ना। इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे प्लेस करने पर थर्ड लेयर का अरेंजमेंट पहली दोनों लेयर से डिफरेंट हो जाएगा। तो ये ABC पैकिंग हो गई ना। इसका मतलब जब हम 3 डायमेंशनल पैकिंग करते हैं तो 2 डायमेंशनल लेयर के ऊपर थर्ड लेयर कैसे प्लेस करते हैं, वो डिसाइड करता है कि अगला जो अरेंजमेंट है वो क्या होने वाला। मुझे लगता है यहाँ से क्लियर हो गया होगा सबको, है ना, कि सेकेंड लेयर के टेट्राहेड्रल वॉइड पर या सेकेंड लेयर के ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर प्लेस किया जाए तो हमें ये अरेंजमेंट मिलते हैं। और अभी लिखना बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी लिखवा दूंगी मैं। ये 3 एटम एक ही लेयर के थे, तो ये ट्रायंगल था। जब उसके ऊपर दूसरी लेयर का एक एटम आ गया तो ये वॉइड कौन सा बन गया? टेट्रा। ये देखिए ये टेट्राहेड्रल है। अगर यहाँ ये एटम जाता, 3 इनको टच करता और एक ऊपर वाले को टच करता, ठीक है। लेकिन अगर सपोज ये 2 लेयर होती, एक लेयर ऐसे है और एक लेयर ऐसे है, तो इनके बीच का वॉइड क्या हो गया? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ये जो खाली जगह है ये ऑक्टाहेड्रल होल है, राइट। तो पैकिंग में ये जो सेकेंड लेयर हमने देखी उसके अकॉर्डिंग हमने ये ए लेयर, बी लेयर, ये ए लेयर, ये बी लेयर के टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर अगर हमने प्लेस किया, इस टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर प्लेस किया या ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर प्लेस किया, तो उसके अकॉर्डिंग हमें, अरे ये तो खैर वॉइड है ही नहीं, वॉइड तो खाली जगह होती है ना, जैसे पहले बताया था। आई थिंक ये क्लियर हो गया सबको, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड की लेयर। और अगर इसको हम ऐसे अरेंज करके दिखाते तो थोड़ा सा क्लमसी सा लगता है, पता नहीं चलता ना हमें, ये पहली लेयर ए लेयर, फिर बी लेयर, फिर ए लेयर, फिर बी लेयर। इसकी जगह हम जब ड्रॉ करते हैं, हम कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि हम ट्राइंगल बना देते हैं ऐसे, फर्स्ट लेयर, फिर ये ट्राइंगल सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते थे, जो पहली लेयर है ना उसको ऐसे बॉन्ड करके दिखा देते ताकि हमारे लिए ड्रॉ करना इजी हो जाता। ओके, अब इसके नीचे दूसरी लेयर का ट्राइंगल दिखा देंगे। ट्राइंगल क्यों? क्योंकि इस ट्राइंगल के ऊपर ये एटम है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा वॉइड है? टेट्राहेड्रल वॉइड। यहां से फिल्ड है पर नीचे से खाली है, और वहां पर दूसरी लेयर का एटम ऐसे आ गया इसके बिल्कुल नीचे। सो तुम्हें जब ड्रॉ करना है, तुम्हें इस तरह से ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ करना इजी हो जाता है। इंस्टेड ऑफ लाइक दिस ए बी, तो हम इस तरह से प्लेस कर सकते थे, ये ए लेयर, ये बी लेयर, ये ए लेयर,
और उसके बाद फिर से कौन सी आ जाएगी, बी लेयर, मतलब इसके नीचे भी कौन सी लेयर है, बी लेयर, ए बी ए बी ए बी पैकिंग, ठीक है। इस तरह से या तो ऐसे बना दो या फिर इस तरह से बना दो जो मैंने ड्रॉ किया था। अब इसमें अगर हम ज्वाइन करें, इनको ऐसे ज्वाइन करें, तो ये जो शेप हमें नजर आती है ये कौन सा यूनिट सेल है, हेक्सागोनल यूनिट सेल। तो इस ए बी पैकिंग का यूनिट सेल क्या मिला, हेक्सागोनल यूनिट सेल। क्लियर। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, एक कौन सा एटम है जो पूरी तरह से पैक्ड है, ये वाला एटम, इसको कितने एटम टच कर रहे हैं, अपनी ही लेयर के कितने टच कर रहे हैं, 6, 1 2 3 4 5 6 इसको टच कर रहे हैं, 3 ऊपर वाले टच कर रहे हैं इसको और 3 नीचे वाले, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बना, 12। तो HCP इसको कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बना, 12। क्लियर। अभी कुछ लिखो मत, समझने पे ध्यान दो, सब कुछ नोट करवा दूंगी, राइट, ए बी पैकिंग में। और अगर सपोज हम कुछ ऐसे करते, ये ए लेयर का सेंट्रल एटम, ये वाला ले लिया हमने, जो पहली लेयर थी ना, इसका सेंट्रल एटम ये है, मैं ड्रॉ कर देती हूँ सर, ये सेंट्रल एटम, ये इसके ऊपर दूसरी लेयर का ट्राइंगल, उसके ऊपर तीसरी लेयर का ट्राइंगल, यहाँ देखो, दूसरी लेयर का ट्राइंगल, तीसरी लेयर का ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल का मतलब 3 एटम, ये पूरी की पूरी लेयर ही है, हमने उसमें से एक पोर्शन है उसको स्टडी किया, ये सेंट्रल एटम, उसके ऊपर ये ट्राइंगल, फिर उसके ऊपर ये ट्राइंगल बिल्कुल अलग प्लेस्ड है, और उसके बाद फिर से ये सेंट्रल एटम अगर आ जाए, तो ये 4 लेयर हो गई, जिसमें से पहली और 4th लेयर का अरेंजमेंट सेम था। तो ये पैकिंग देखने में ऐसी लगेगी, ए बी सी, फिर ए बी सी, ऑक्टाइडल होगा ना इन दोनों के बीच, एक के ऊपर एक जैसे लगा रखे हैं, ये पहली लेयर, ये रहा, अभी बताया था मैंने, हाँ तो यही दिखाया मैंने, यहाँ दूर दूर दिखाया ना उसको, हम्म, 3 लेयर होगी, इसके ऊपर वापस से यही लेयर आ जाए, तो ये एबीसी पैकिंग होगी। और इसका यूनिट सेल बड़ा ही इंटरेस्टिंग यूनिट सेल है, एफसीसी, जो तुम्हें इसको देख के तो नहीं लग रहा होगा, पर एफसीसी कैसे है जरा देखिए इधर, ये एफसीसी यूनिट सेल है, लग रहा है एफसीसी के नहीं, ये सिंपल है नहीं, ये सिंपल है, इसमें यहाँ पर एटम आ जाए, इधर आ जाए, ये एक फेस सेंटर्ड एटम, ये दूसरा फेस सेंटर्ड एटम, ये थर्ड फेस सेंटर्ड, यहाँ पर ये पीछे वाला और ये आगे वाला। और अगर हम इसके कॉर्नर से शुरू करें, यहाँ पे मैं तुम्हें मॉडल में भी दिखाऊंगी, मान लो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे सीधी, ये सेंट्रल एटम है, इसके ऊपर ये 2 फेस और एक पीछे वाला फेस, ये तीनों एटम का ट्राइंगल आता है, तो इस एटम के ऊपर ये ट्राइंगल प्लेस्ड है, उसके बाद जो ट्राइंगल दूसरी तरफ बन रहा है वो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है, फिर उसके बाद ये ए एटम आ गया। मतलब कि अगर हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करते, यहां से एक लाइन ड्रॉ करते, तो हमें कौन सा अरेंजमेंट नजर आ रहा है, इसको टिल्ट करके यहाँ दिखाया मैंने सेकेंड वाले में, सेंट्रल एटम को यहाँ ले लिया, इसके ऊपर एडजॉइनिंग फेस के 3 आ गए एटम, इसके ऊपर एडजॉइनिंग फेस वाले 3 लेयर आ गए, और उसके बाद वापस से ए आ गया। तो ये जो यूनिट सेल को अगर हम 3D अरेंजमेंट में देखें, हमने तो एक छोटा सा पार्ट स्लाइस आउट किया ना, तो इसकी पैकिंग किससे रिजेंबल कर रही है, एबीसी पैकिंग से, राइट। और ये तो अब पता चल गया तुम्हें, अगर ये होता एक लेयर के एटम एक दूसरे को टच नहीं कर रहे होते, जैसे कि ये वाले हैं, इस लेयर के एटम टच नहीं कर रहे एक दूसरे को, नहीं कर रहे, है ना,
बट इसके ऊपर दूसरी लेयर हमने प्लेस की, दूसरी लेयर का ये एटम पहली लेयर के 4 एटम को टच कर रहा है, कर रहा है, और उसके बाद वापस से पहली लेयर के 4 एटम लगा देते, तो ये बॉडी सेंटर नहीं बन जाता, कुछ ऐसा नहीं बन जाता? पहली लेयर के 4 एटम, ये थर्ड लेयर के 4 एटम, और ये बीच वाली लेयर का ये सेंट्रल एटम, तो इसका यूनिट सेल कौन सा मिलता? बॉडी सेंटर। और ये पैकिंग कौन सी होती? ए लेयर, बी लेयर, ए लेयर, ए बी पैकिंग। तो ए बी पैकिंग दो तरह की हुई ना, एक जब एक हेक्सागन है, ठीक है, हेक्सागन के डिप्रेशंस में हम सेकंड लेयर का एटम लगाते हैं, और सेकंड लेयर के टेट्राहेड्रल वॉइड में थर्ड लेयर का एटम लगाते हैं, तो थर्ड लेयर फर्स्ट लेयर के आइडेंटिकल हो जाती है, और उसका यूनिट सेल कौन सा नजर आता है? उसका यूनिट सेल ऐसा नजर आता है, पहला वाला, और इस यूनिट सेल का नाम क्या था? हेक्सागोनल यूनिट सेल। लेकिन अगर हम फर्स्ट लेयर की डिप्रेशंस में सेकेंड लेयर का एटम लगाते हैं, और सेकेंड लेयर के ऑक्टाहेड्रल वॉइड में थर्ड लेयर के एटम्स को प्लेस करते हैं, तो हमें उसका अरेंजमेंट बिल्कुल डिफरेंट नजर आता है। उसके बाद वापस से फर्स्ट लेयर लगा देंगे, तो ये एबीसी पैकिंग। मुझे बताओ, इनमें कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों में ही 12 है ना? अब जैसे ये वाला एटम है, 6 अपनी लेयर के, 3 ऊपर वाले और 3 नीचे वाले, क्या हुआ कोऑर्डिनेशन नंबर? 12। इसमें भी यही हुआ, ये नीचे वाली लेयर के 3 इसके ऊपर वाली होंगे, एक सेम लेयर के होंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों में सेम है, तो दोनों में पैकिंग एफिशिएंसी भी सेम ही होगी, क्योंकि सराउंडिंग एटम जो उसको पैक कर रहे हैं उनका नंबर सेम है। तुम्हें पता है जितना कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा उतनी अनऑक्यूपाइड स्पेस कम, है ना, वॉइड कम, तो पैकिंग एफिशिएंसी इन दोनों की सेम थी। अब तुमसे क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, मैं ये सारा लिखवाने वाली हूँ, पर अभी सुन लो कि अगर मान लो हमारी HCP, ये पहला वाला HCP हुआ ना, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और सेकेंड वाले को FCC या फिर इसको CCP भी कहते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसका मतलब भी यही होता है, एबीसी पैकिंग को क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। अगर तुमसे पूछा जाता टॉप मोस्ट लेयर के एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? टॉप मोस्ट लेयर 9, कैसे? 6 अपनी लेयर वाले, नीचे वाले तो है ही ना, तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा चेंज करके क्वेश्चन पूछ सकते। विद इन द सेम लेयर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तब हम 6 कह देते। तो क्वेश्चन में कैसे पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग। ये क्लियर हो गया? हाँ, टॉप मोस्ट का मतलब तो यही है ना कि सबसे ऊपर वाली। हाँ बिल्कुल। तो चलिए मैं आती हूँ आगे नोट करवाने पर। चलिए नोट करते हैं। 3 डायमेंशनल पैकिंग में placing atoms of third layer in tetrahedral void of second layer। एक ऑप्शन ये थी हमारे पास, then arrangement of third layer resembles to first layer। It is AB packing। And the unit cell is hexagonal unit cell। Hexagonal unit cell। It is called HCP close packing। It is HCP close packing। ये हमारा हेक्सागोनल यूनिट सेल हो गया। A layer, B layer, A layer, again B layer।
and coordination number is 12. अगर coordination number मतलब fully packed जो arrangement है उसका 12 है coordination number. अगर आप तो इसका साइज हम कैसे पता करेंगे? हाँ मैं बताऊंगी आगे कैसे निकालते हैं. हाँ हाँ बिल्कुल अभी बताऊंगी. सो पहली पैकिंग समझ में आ गई. एबी पैकिंग जिसमें हमने हेक्सागोनल लेयर पहली थी उसकी डिप्रेशंस में सेकंड लेयर के एटम लगाए. तो जैसे सेकंड लेयर के एटम लगाए उस पर हमें दो तरह के वॉइड नजर आए, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड. अब टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर जब हमने तीसरी लेयर लगाई तो उसका अरेंजमेंट पहली लेयर जैसा ही हो गया और ये एबी पैकिंग हुई विद यूनिट सेल, हेक्सागोनल यूनिट सेल. हाँ बना लो क्योंकि अब तो सब्जेक्टिव पेपर ही होने वाला है तुम्हारा. सिंगल एग्जाम कर दिया है सीबीएसई ने. फॉर द टाइम बिंग तो यही है, यू नेवर नो आगे क्या हो जाए. तो वहां ये ड्रॉ करने पड़ते हैं. अगर तुमसे पूछा जाए कि एक्सप्लेन एचसीपी जैसे आते हैं ना सब्जेक्टिव में, तो यू हैव टू ड्रॉ इट. हाँ जी चले नेक्स्ट पेज पर. हाँ यहाँ बी है, नीचे भी नीली लेयर, नीला जो लाइन लगाई ना ऐसे लगाई है, ये ऐसे, ये ऐसे, आगे वाला ऐसे जुड़ा हुआ है, दोनों पीछे वाले ऐसे जुड़े हुए हैं. थोड़ा सा इसका 3D अरेंजमेंट दिमाग में होगा ना तो पेपर में क्वेश्चन जैसे भी चेंज करके आ जाए तुम सॉल्व कर पाओगे. तो खाली लाइनों को रटा नहीं लगाना है, समझना है. चले आगे, हो गया सबका डन. सो नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या था, प्लेसिंग एटम्स ऑफ थर्ड लेयर ओवर octahedral void of second layer. Arrangement of third layer is different than the first two layer. It is ABC packing. It is ABC packing. And the unit cell is FCC. It is known as CCP packing. इसको CCP भी कहते हैं. CCP की फुल फॉर्म क्या है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग. ABC packing, cubic close packing. Here coordination number will again be 12 or nearly 78% space occupied है. 74% space is occupied. इसको कैलकुलेट भी करेंगे आगे कैसे आया 74. HCP में भी 74% space occupied. वॉइड को सेपरेटली बताऊंगी मैं. अभी तो मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पर कोई रेफरेंस आ रहा था तो मैं वॉइड क्या है कैसे है ये क्लियर हो गया होगा. सो अभी जो हमने दो पैकिंग किया, हमें दो तरह के यहाँ वॉइड नजर आते हैं, ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड. टेट्राहेड्रल वॉइड में हाँ वो फिर कुछ और. सो आगे देखिए, मैं इसको ड्रॉ करके बता रही हूँ. तो मैं कोई भी लेयर कहीं से भी शुरू कर सकते थे.
कोई सेंट्रल एटम यहां से भी ले सकते थे, ये सेंट्रल एटम, इसके ऊपर ये ट्रायंगुलर वॉइड है, उसके ऊपर ये ट्रायंगल ऑपोजिट साइड में लगाया हमने, और ये तो ये हो गया ए बी सी पैकिंग। और कोई भी सेंट्रल एटम कितने एटम से टच कर रहा होगा? 6 अपनी लेयर वाले, 3 नीचे वाले, 3 ऊपर वाले। और जब हम एक एफसीसी यूनिट सेल बनाते हैं तो हमें ऐसा ही कुछ अरेंजमेंट नजर आता है। ये फेस सेंटर्ड एटम, इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समझाने के लिए बता रही हूँ। ये ए लेयर का सेंट्रल एटम ले लिया हमने, इसके ऊपर बी लेयर के 3 एटम, हाँ, तो ये ए लेयर का सेंट्रल एटम, इसके ऊपर हमने बी लेयर का एटम लगाया, ये ट्रायंगल आ गया, इस पे आ रहा है। उसके ऊपर एक, अगर यहां से हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे होते तो ए के ऊपर ये ट्रायंगल आ रहा है और इसके ऊपर ये आ रहा है, और वापस से एंड में क्या आ गया? यहाँ पर फिर से क्या आ गया? ए, क्योंकि एफसीसी का अरेंजमेंट तो कुछ ऐसा ही होता है, कॉर्नर पर एटम, सारे फेसेस के सेंटर पर एटम। अगर हम एफसीसी यूनिट सेल बनाएं तो उसमें हमें चारों लेयर में ये एबीसी पैकिंग नजर आती है, अगर हम यहां से उसको देखें तो। या हम कहते हैं अगर इसकी 3 डायमेंशनल पैकिंग लें, कई सारी लेयर्स बना दें, उसमें से एक लेयर स्लाइस आउट करें, तो उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट सेल है उसकी शेप कुछ ऐसी नजर आएगी। एफसीसी यूनिट सेल में कौन सी पैकिंग होती है? एबीसी पैकिंग, है ना? या एबीसी पैकिंग में कौन सा यूनिट सेल होता है? एफसीसी यूनिट सेल। अगर एबीसी की कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है तो एफसीसी में भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी? 12। कोई भी एक एटम 12 एटम से अटैच्ड होगा, बताती हूँ मैं अभी। मुझे बताओ पहले, ये क्लियर हुआ सबको? यस मैम। इधर हाँ हाँ, मैं रियलिटी में बताती हूँ मॉडल। हाँ, ये एफसीसी यूनिट सेल है ना? अगर हम एफसीसी यूनिट सेल का कोई सेंट्रल एटम ले, ये वाला एटम ले, और उसको देखें उसके अराउंड कौन से एटम है, तो इसके ऊपर ये ट्रायंगल के 3 एटम प्लेस्ड हैं, और इसके ऊपर ये ट्रायंगल के 3 एटम ऐसे प्लेस्ड हैं, अभी मॉडल में तुम्हें पता चल जाएगा। और वापस से ये ए आ गया, तो ये एबीसी से मैच कर रहा है ना? ठीक है, अगली मैं भी मॉडल दिखाती हूँ, पहले ये नोट करवा दूंगा। इसके अलावा एक और एबी पैकिंग कौन सी थी? एबी बीसीसी पैकिंग थी ना? उसमें क्या कहा था हमने? एक लेयर के एटम, दे आर नॉट टचिंग टू ईच अदर। किसी भी लेयर के एटम आपस में अपनी लेयर के एटम को टच नहीं कर रहे, बट one atom of the second layer touch to the 4 atoms of first layer. Atoms of a layer are not touching to each other, but 4 atoms of the first layer touch to the same atom of second layer, जैसे कि ये था। और इस लेयर के एटम भी आपस में टच नहीं कर रहे, है ना? किसी भी लेयर के एटम आपस में टच नहीं कर रहे, पर पहली लेयर के 4 एटम के ऊपर सेकंड लेयर का एक एटम प्लेस्ड है। इसके ऊपर वापस से अगर ए लेयर आ जाती तो ये क्या बन जाता? एक क्यूब के बीच का एटम, जिसकी शेप क्या होती? बीसीसी।
ऐसी नहीं है, कोई भी नहीं है, अलग है। मतलब ए बी पैकिंग में एक और यूनिट सेल, क्योंकि हमने किया ये वाला यूनिट सेल, बीसीसी यूनिट सेल आप। सो एफसीसी यूनिट सेल, बीसीसी यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक किया था ना ए टाइप के लेयर में, और इसी में एक हेक्सागोनल का भी एग्जांपल आ गया ए बी। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 4 नीचे वाले और 4 ऊपर वाले। ये जो सेंटर वाला एटम है 4 ऊपर वालों को टच कर रहा है और 4 ही नीचे वालों को टच कर रहा है, तो कितनी होगी कोऑर्डिनेशन नंबर? 8। और इसका 68% स्पेस ऑक्यूपाइड है, 68% स्पेस इज ऑक्यूपाइड, बाकी स्पेस वेकेंट है। तो ये थी हमारी 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल पैकिंग। एफसीसी का मॉडल मैं अभी तुम्हें दिखाती हूँ, जहां से तुम्हें 3 लेयर पता चलेगी और वॉइड्स भी पता चलेगी। वो खाली है, हाँ वॉइड है। एक बार इन पैकिंग को समझ लोगे ना, फिर क्वेश्चन को बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, माइंड में वो पिक्चर आ जानी चाहिए पैकिंग। सो अब मैं तुम्हें एफसीसी वाला स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ। ये एफसीसी यूनिट सेल था, प्लीज बातें नहीं, एफसीसी यूनिट सेल था। कॉर्नर पर व्हाइट कलर के एटम है और फेस सेंटर पर ये वाले एटम है, नजर आ रहे हैं? सबसे पहले तो जरा इस कॉर्नर को देखो, ये वाले कॉर्नर एटम, इसके नीचे 3 एटम है, 1 2 और ये 3 है ना, एडजॉइनिंग फेसेस वाले। ये 3 एटम और इसके ऊपर ये कॉर्नर वाला एटम, ये लोकेशन किसकी है? टेट्राहेड्रल वॉइड। 3 एडजॉइनिंग फेस सेंटर्ड एटम और एक कॉर्नर एटम, इनसे मिलकर बनता है टेट्राहेड्रल वॉइड, और इसकी लोकेशन है कॉर्नर के अराउंड है। अब जरा दूसरा कॉर्नर देखो, यहाँ भी वही केस है, 3 और ये कॉर्नर वाला। इस कॉर्नर पे देखो 3 एडजॉइनिंग फेसेस एंड कॉर्नर एटम, पीछे वाला सेम, हर तरफ कॉर्नर पर क्या बन रहा है? सो इन एफसीसी यूनिट सेल लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज ऑल द कॉर्नर्स। मुझे बताइए समझ में आया? लिख लीजिए पहले। इन एफसीसी यूनिट सेल location of tetrahedral void is all the corners, clearly visible है ना? In FCC unit cell, location of tetrahedral void is all the corners. और एक कॉर्नर पर 3 फेस सेंटर्ड एटम और एक कॉर्नर एटम, इनके बीच की स्पेस क्या होगी? टेट्राहेड्रल वॉइड। हो गया? अब एक एफसीसी में कितने टेट्राहेड्रल वॉइड है? अराउंड एवरी कॉर्नर है, तो कितने हुए? 8। एक लिसन जस्ट अ मिनट, हर कॉर्नर पर एक टेट्राहेड्रल वॉइड है, और ये टेट्राहेड्रल वॉइड इट इज इनसाइड, इट इज ओवर हियर, यहां पर है। क्या ये किसी दूसरे यूनिट सेल से शेयर्ड है? नो, तो सारा का सारा इसी का ही पार्ट है, अंदर है। तो इसका मतलब इसका कंट्रीब्यूशन, इस टेट्राहेड्रल वॉइड का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल, इस यूनिट सेल में 1 हुआ, तो सारे कॉर्नर पर मिलाकर टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो गए? 8। सो देयर आर 8 टेट्राहेड्रल वॉइड इन एफसीसी यूनिट सेल। ये क्लियर हुआ? सारा टेट्राहेड्रल वॉइड अंदर है ना, किसी दूसरे यूनिट सेल के साथ तो शेयर नहीं हो रहा है, खाली जगह अंदर ही है ना। सो देयर आर 8 टेट्राहेड्रल वॉइड। एक मिनट, ये क्लियर है? हमने पिछली क्लास में किया था कि एफसीसी यूनिट सेल में एटम कितने होते हैं? कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन क्या था? 1, और फेस का कंट्रीब्यूशन था 3। हर एक फेस का हाफ हाफ है ना, हाफ इसका था, हाफ दूसरे वाले का। तो एक एफसीसी में टोटल एटम कितने होते हैं? और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हुए?
So tetrahedroid का number is always double than the total number of atom in lattice. ये तो एक FCC है ना, ये पूरे यूनिट क्रिस्टल लैटिस को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो जो चीज यहाँ है वही चीज पूरे क्रिस्टल सिस्टम में भी होगी. सो एक पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं, that the number of tetrahedral void is double to number of tetrahedral void is double to the number of atoms in crystal lattice. Number of tetrahedral void is double to the number of atoms in crystal lattice. Like in FCC, total number of atoms are 4. In FCC, total number of atoms are 4. And the number of tetrahedral void is 8. Corners के around. हो गया. अब जरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करते हैं. तो हम यहाँ ध्यान से देखो, ये बीच वाले 4 फेस सेंटर्ड एटम, ये वाले स्क्वायर में है ना, स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल, ऊपर और नीचे वाला, और ये बीच वाले 4 ऑरेंज वाले, ये वाले ऑरेंज वाले 1 2, ये वाले 2 इधर वाले, ये वाले 4 ये हैं, है ना, 2 ऊपर नीचे हैं. तो ये स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल शेप नहीं होगी. तो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो सेंटर ऑफ द एफसीसी यूनिट सेल हो गया. एफसीसी यूनिट सेल का सेंटर खाली है और उस खाली जगह का नाम क्या है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड. क्या ये किसी से शेयर्ड है? ये तो अंदर है पूरा. तो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो सेंटर पर आ गया. बाकी के ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां बनेंगे? इसको जरा ध्यान से सुनना. ये एक एज है, ये एज नजर आ रही है, ये एज है. 1 2 3 आटम यहाँ पर है, चौथा नीचे है, ये आ रहा है नजर. 1 2 3 4. एक आटम अगर यहाँ आ जाए, ऊपर की लेयर का फेस सेंटर्ड एटम, ये एक फेस है, इसके ऊपर वाले फेस का सेंटर ये वाला होगा ना, और एक इधर के आगे वाले फेस का सेंटर ऐसे यहाँ आ जाए, तो ये जो बीच की जगह है उसको क्या कहोगे? 1 2 3 4 ऊपर और ये वाला नजर आए. एक एटम यहाँ पर आ गया और एक एटम यहाँ आ गया. तो हर एक एज पर क्या बनेगा? अब एक एज का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? कितनी एजेस होती हैं? तो सारी एजेस की वजह से इस यूनिट सेल को कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिले? 3. 12 एजेस हैं, हर एक एज का कंट्रीब्यूशन 1/4 है. सो हाउ मेनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर यूनिट सेल विल बी देयर? 3 ड्यू टू एजेस, 1 ड्यू टू सेंटर. तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का नंबर क्या हुआ? 4. मतलब जितने एटम उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड. ये स्टेटमेंट समझ में आई? लिख लीजिए. octahedral voids, one octahedral void is present at the center. octahedral void पहले लिखो, बता दो. In FCC unit cell, one octahedral void is at the center. बेटे कुछ डाउट है? पूछ लो. One octahedral void is at center. Its contribution is 1. Its contribution is 1. And rest of the octahedral voids are at all edges. Rest of the octahedral voids are at all edges. And its contribution will be 3, जो हमने किया था 1/4 into 12. 1/4 contribution था into 12, and its contribution is 3. So total octahedral void in a system will be
same as the number of atom. Total octahedral void will be same as the total number of atoms. टेट्राहेड्रल void का नंबर क्या था? डबल. ऑक्टाहेड्रल void का नंबर था सेम. अब ये जो एबीसी पैकिंग इसमें कैसे नजर आती है वो भी देखना. ये कॉर्नर वाला ए एटम, मैंने बताया था ना, मैंने शेप बताई थी तो मैंने कहा था ये कॉर्नर वाला एटम ले लो, ये नीचे वाला ये. ठीक है. इसके ऊपर अगली लेयर के एटम, दो ये वाले और एक पीछे वाला. ट्रायंगल हो गया ना. ये दो और एक पीछे वाला जो इसके ऊपर प्लेस्ड है, ट्रायंगल है. इसके ऊपर तीसरी लेयर वाला है, एक आगे है और दो पीछे हैं. तुम्हें एक नजर आ रहा है ना आगे, तो दो पीछे होंगे. और वापस से क्या आ गया, तो ये एबीसी लेयर नहीं होगी, ए लेयर, ये बी लेयर, ये वाली, ये तीन एटम जो नजर आ रहे हैं तुम्हें, ये वाले दो और एक पीछे वाला, ये दूसरी लेयर. और ये तीसरी लेयर, एक आगे वाला और दो पीछे वाले, और वापस से ए आ. तो अगर हम 3D में से घुमा के देखें तो हमें एफसीसी यूनिट सेल में एबीसी पैकिंग नजर आएगी. 4 लेयर्स हैं. ये समझ में आई? इसकी एक वीडियो भी है मेरे पास, दिखाती हूँ मैं तुम्हें, उसमें और भी क्लियर होगा कि एफसीसी यूनिट सेल में एबीसी पैकिंग होती है. ये क्लियर हो गया. और टेट्राहेड्रल वॉइड का नंबर डबल होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड से. ये भी क्लियर हो गया क्योंकि इस पे क्वेश्चंस करने वाले हैं अभी. हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है? इसको ध्यान से देखना. ये दो लेयर, ये दो लेयर आ गई. फर्स्ट लेयर के बाद दूसरी लेयर, फिर वापस से ए लेयर आ गई. ये एबीसी हो गया ना. अभी ए के बाद में लगाएंगे. हो गया. ए नहीं है, मान लो यही ए है और ये बी है पर्पल वाला, और ये सी आ गया. अभी कुछ नहीं बता रही मैं, पैकिंग बता रही हूँ. ये पहली लेयर, इसकी डिप्रेशन में सेकंड लेयर बिल्कुल डिफरेंट है. और सेकंड लेयर के ऑक्टाहेड्रल वॉइड में तीसरी लेयर के एटम ए बी सी. नीचे भी सी है, ऊपर भी सी है. हो गई एबीसी. अब जरा इसको घुमा के देखते हैं तो मैं खुद पता चल जाएगा क्या यूनिट सेल मिल रहा है. ये 4 लेयर नजर आ रही है ना, क्या यूनिट सेल है? ये एफसीसी यूनिट सेल नहीं नजर आ रहा? एक मिनट, ये एफसीसी नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक बार और फिर से देखिए. चार लेयर. तो एक एफसीसी यूनिट सेल को बनाने के लिए 4 लेयर चाहिए होते हैं. ये नजर आ रहा है एफसीसी यूनिट सेल. इसकी एज देखो, एज पे अभी तुम्हें कितने एटम नजर आ रहे हैं? 4. एक ऊपर आ जाए और एक साइड में आ जाए तो बन गया ना ये भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड. ठीक है. सो एबीसी पैकिंग में एफसीसी यूनिट सेल होता है. यहां तक क्लियर हो गया होगा, है ना? अब इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं देखिए. क्वेश्चन है हमारा, लिखिए जरा. इन सीसीपी अरेंजमेंट, CCP arrangement, a CCP arrangement is made up of A atoms and B atoms are placed in all tetrahedral voids. Obviously B smaller होगा. B atoms are placed in all tetrahedral voids. What is the formula of crystal lattice? What is the formula of crystal lattice? क्या फॉर्मूला होगा? टेट्राहेड्रल वॉइड का नंबर जितने लैटिस में एटम, लैटिस किसका बना हुआ है? सीसीपी अरेंजमेंट किसका बना हुआ है? ए का.
अगर A का नंबर 1 है तो टेट्राहेड्रल का नंबर क्या होगा 2, और उन सभी में B है तो B का नंबर डबल हो गया ना, तो फॉर्मूला क्या बन गया AB2। लास्ट क्लास में हमने लैटिस पॉइंट से फॉर्मूला निकाला था, है ना, A एटम कॉर्नर पर, B एटम फेसेस पर, तो फॉर्मूला क्या बना AB3। फेस का कंट्रीब्यूशन 3 था, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1 था। आज हम ये करने वाले हैं वॉइड्स की ऑक्यूपेंसी से कि कितना परसेंट वॉइड ऑक्यूपाइड है। मुझे बताओ ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? तो चलिए एक और लिखें। एटम्स ऑफ C form CCP arrangement B atoms are placed in all octahedral voids and A atoms in half of the tetrahedral void. What is formula? बीच में आंसर नहीं देना है. What is the simplest formula? ऑनलाइन में कौन बताएगा? कुदरत बताओ क्या फॉर्मूला होगा? तुम चार्ट पे भी दे सकते हो आंसर. मान्या, मान्या, हाँ क्या आंसर होगा इसका बेटे? कुछ आइडिया? Anyone? Online student, you can raise your hand. नहीं पता किसी को? क्लास में कौन बताएगा? सिमरत, क्या नाम है? सार्थक, हाँ बताओ. ABC फॉर्मूला. वेरी गुड, इट इज ABC फॉर्मूला. कैसे आया ये जरा देख लें. एटम C से बने हुए थे. C का नंबर है सपोज 1. ऑक्टाहेड्रल वॉइड का नंबर भी 1 होगा, और B जो है सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, तो B विल बी 1. अब A किस में जा रहा है? टेट्राहेड्रल वॉइड में. नंबर टेट्राहेड्रल का वॉइड का होता है 2, बट ओनली हाफ इज ऑक्यूपाइड. तो फॉर्मूला क्या बना? ABC. अब मुझे बताओ क्लियर हुआ? हाँ लिख सकते हैं, CBA भी लिख सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं. तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला इज ABC. मतलब 1:1:1 रेशियो में ये एटम प्लेस्ड होंगे. समझ में आइए? हाँ सुकृत, देखो हमने कहा CCP अरेंजमेंट था, C एटम से मिलकर बना हुआ था. अगर हमारे अरेंजमेंट में 1 एटम थे, हम कोई भी नंबर ले सकते थे, 4 ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो, हमने 1 ले लिया. तो अगर हमारे अरेंजमेंट में 1 एटम था तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड उतने ही है जितने एटम लैटिस में. अगर ये 1 है तो उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 1 होगा, एंड सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड में B है, सो B का नंबर उतना ही है जितना C का नंबर है. बट टेट्राहेड्रल का नंबर C से डबल है, बट सारे टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड नहीं है. हमने क्या लिखा हुआ है? हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड. सो आउट ऑफ 2 ओनली 1 इज ऑक्यूपाइड बाय A, तो नंबर A का हुआ 1. अगर इस क्वेश्चन में होता ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड, फिर A2 हो जाता, A2BC फॉर्मूला हो जाता. हाँ सुकृत, अब क्लियर हुआ? यस मैम, थोड़ा बहुत. थोड़ा बहुत. तो फिर एक क्वेश्चन और लिखो. CCP lattice made by P atoms and Q atoms are present in 1/4 tetrahedral void. जितने भी प्रेजेंट है टेट्राहेड्रल वॉइड, उनके 1/4 के अंदर Q प्रेजेंट है.
and Z atoms in half of octahedral void. Z atom, half of the octahedral void. Find the formula. Number of atom in crystal lattice. Number of atom in crystal lattice is 1. तो मतलब P1 हुआ. Yes, बिल्कुल ठीक है. Number of tetrahedral void is 2. But occupied कितने हैं? 2 का 1/4, हाफ. तो Q का नंबर क्या हुआ? हाफ. और नंबर ऑफ octahedral void, number of octahedral void is 1, but occupied half. तो इसका मतलब Z का नंबर भी क्या हुआ? हाफ. तो ये फॉर्मूला क्या बना? PQ हाफ Z हाफ. और सिंपलेस्ट फॉर्मूला है तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 2 P2 QZ. सुकृत, अब बताओ क्लियर हुआ? Yes, ma'am. किसको? मैंने अभी क्या बताया कि टेट्राहेड्रल वॉइड का नंबर जितने लैटिस में एटम उससे डबल होता है. तो इसका मतलब अगर लैटिस में एटम 1 है तो उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड का नंबर क्या होगा? 2. उन 2 में से कितना % ऑक्यूपाइड है? 1/4. तो 2 का 1/4. हाँ, फॉर्मूले में हमने इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि सिंपलेस्ट करना है. Q हाफ है, Z हाफ है. हाफ एटम तो नहीं होता ना, तो उसको रेशो हमने निकाला, सिंपलेस्ट रेशो. हमारे जो Q में हाफ है, जब सेकंड लेयर में हाफ है तो हमारे पास जब थर्ड लेयर में डालेंगे तो वैसे ही हाफ ही स्पेस नहीं बचेगा. ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है क्रिस्टल लैटिस, किसी एक जगह पर ऐसा होता है. मतलब फुल ही लेंगे. हाँ हाँ बिल्कुल. तो नंबर ऑफ जितने लैटिस में एटम 1 थे तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 1 ही बनने चाहिए, और 1 में से हाफ ऑक्यूपाइड है तो फॉर्मूला में Q हाफ हो गया. मुझे बताओ, अब कुछ आइडिया लगा? हो गया थोड़ा सा, या एक और बताऊं? एक और बता दें. चलो लिखो एक और. CCP अरेंजमेंट formed by X atoms, X element के atom है, and all octahedral void occupied by Y atoms and Z atoms. They are placed in 1/8 tetrahedral void. One-eighth tetrahedral voids have Z atoms. What is the formula? What is the formula? कर लिया? तो X 1 है, Y भी 1 होगा, बट Z कितने होंगे? टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड का 1/8. टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड 2 है, उसका 1/8, तो क्या हो गया? X by Z 1/4. और सिंपलेस्ट फॉर्मूला में फ्रैक्शन में नहीं लिखते हम, तो X4 Y4 Z. क्लियर सबको? Yes, ma'am. तो ये तो था कि हमें फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड दिया हुआ था और हमने फॉर्मूला निकाला. नोट कर लिया सबने? अब ये क्वेश्चन एक और तरह से भी आ सकता था. वो क्या? देखिए, फॉर्मूला इज गिवन. A lattice have formula AB2C4. Lattice is
made up of C atoms. A goes in octahedral void and B in tetrahedral void. तो पूछा क्या हुआ है? What fraction of octahedral and tetrahedral voids are occupied? Separately निकालना है. What fraction of tetrahedral and octahedral voids are occupied? ट्राई करें एक बार. चलिए ट्राई कर लिया. तो अब मैं बताती हूँ, जरा देखिए कैसे सॉल्व करना था इसको. लैटिस इज मेड अप ऑफ सी. नंबर ऑफ सी एटम क्या है? अगर सी के 4 एटम है तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हुए? ऑक्यूपाइड कितने हैं? क्योंकि ए ऑक्टाहेड्रल में जा रहा है और उसका नंबर 1 है, तो कितना परसेंट ऑक्यूपाइड हुआ? 1/4, दैट इज 25%. Percentage occupied, 1 is occupied out of 4, so 0.25 or 25% is occupied. फर्स्ट पार्ट हो गया. अब जरा बी पर आते हैं. सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आए ना तो ऐसे ही लिखना पड़ता है. नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड. अगर सी के एटम 4 हैं, 4 हैं, तो टेट्राहेड्रल वॉइड का नंबर क्या होगा? 8. एंड ऑक्यूपाइड इज 2. क्यों लिखा हमने? क्योंकि फॉर्मूले में बी का नंबर क्या बताया हुआ है? 2. आउट ऑफ 8, 2 इज ऑक्यूपाइड. अगेन 1/4 हो गया. परसेंटेज ऑक्यूपाइड, 2 occupied out of 8, how much will be? 100, so 25%. इसका मतलब इसमें परसेंटेज ऑक्यूपाइड 25%. तो तुम्हें दोनों तरह से क्वेश्चन पता चलेगा. जब हमें परसेंटेज ऑक्यूपाइड दिया हो तो हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं, है ना, और अगर हमें फॉर्मूला दिया हो परसेंटेज निकाल सकते हैं. लैटिस सी का बना हुआ था. सी का नंबर है 4, तो जितने लैटिस में एटम उससे डबल उसमें क्या होंगे? आ गया. एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ऐसा ही. कर सकते हैं. एक और क्वेश्चन देखिए. फॉर्मूला इज A3B3C. Lattice is made up of A atoms. B atoms in tetrahedral void and C atoms in octahedral void. What percentage of void is occupied? What percentage of void is occupied? B का 50%. सुकृत, ठीक है बिल्कुल. अमीशा, यस. और स्टिल ट्राइंग. हाँ कर लिया तुमने? हाँ बताओ. अभी कर रहे. बिल्कुल ठीक है. एक बार इसको फिर से बता देती हूँ मैं. सबसे पहले फोकस करना है हमारे पास लैटिस में एटम कितने हैं. तो नंबर ऑफ एटम इन लैटिस कितने हुए? 3. तो टेट्राहेड्रल कितने हुए? नंबर कितना हुआ? 6. बट ऑक्यूपाइड इज 3. तो कितना परसेंट ऑक्यूपाइड हुआ? 50% हो गया ना.
50% इज ऑक्यूपाइड। टोटल 6 थे, 3 ऑक्यूपाइड है, 50% ऑक्यूपाइड हो गया। समझ में आई? इसी तरह से अब हम नंबर देखेंगे, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हैं, जितने ए कितने थे 3, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हुए 3, बट ऑक्यूपाइड कितने हैं, सी ए की है ना, ऑक्यूपाइड इज 1, तो परसेंटेज ऑक्यूपाइड 1/3 मतलब 33.33%। मुझे बताओ ये क्लियर हुआ सबको? सो टोटल एटम्स कितने हैं, क्या परसेंटेज ऑक्यूपाइड है, यहां तक क्लियर हुआ? अब हमारे कोर्स में नहीं सेपरेटली निकालना था ना। तुम्हारे कोर्स में क्यूबिक वॉइड है, मतलब मेनली वही पूछा जाता है। ओलंपियाड वगैरह में अगर हेक्सागोनल के बारे में पूछ लिया जाए, थोड़ा सा आइडिया में दे देती हूँ तुम्हें कि हेक्सागोनल यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। एक बार तुम्हें मैं इसका थोड़ा सा आइडिया स्ट्रक्चर का देती हूँ। बहुत डिटेल में हमें हेक्सागोनल यूनिट सेल को नहीं करना है, पर थोड़ा बहुत जो भी है उसका एक आइडिया होना चाहिए। देखिए इधर मैंने ट्राई किया तो मैं हेक्सागन को इनसे करने के लिए, मान लीजिए ये हेक्सागन, पता है ना हेक्सागन का 3-6 एटम ऐसे होते हैं, और इसके साथ ये एक और हेक्सागन आ गया। पैकिंग में तो ऐसा ही होता है, यहाँ पर भी एक और आ जाएगा, मैं यहाँ से उठा लेती हूँ। ओके, अब तो पूरी तरह से पैक्ड है। अब मुझे बताओ ये हेक्सागन का जो कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर नजर आ रहा है सेंटर में, ये कितने यूनिट सेल से शेयर्ड होगा? 3 तो ये है और 3 इसके ऊपर होंगे, तो 6 से शेयर्ड है, तो इसका पर यूनिट सेल कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हुआ? 1/6। यहाँ तक आ गया। अब जो एज है, हम तो पर यूनिट सेल लेके ना, हम ये यूनिट सेल, इसकी ये वाली एज है, ये वाली एज, 2 तो ये वाले हो गए और एक इसके आगे आएगा, है ना? तो ये कितने से शेड है? साइड वाली एज, तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या हुआ? 1/3। ऊपर तो है ही नहीं। ये वाली किससे कितने से शेड है? ये वाली 2 ये और 2 इसके ऊपर वाले, तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या हुआ? 1/, ये है फेस सेंटर। कितना शेड है ये वाला? हाफ इधर और हाफ ऊपर। फेस वाला तो हमेशा ही हाफ होता है। तो हेक्सागन की लैटिस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन पता चला सबको? अगर हम हेक्सागोनल यूनिट सेल बनाएं, मैं अभी हेक्सागोनल यूनिट सेल बना के दिखा रही हूँ। अभी अभी हमने ड्रॉ किया था। अब कॉर्नर कितने होते हैं हेक्सागन में? 6 ऊपर है और 6 नीचे भी तो है, तो 12 कॉर्नर्स हैं। और कंट्रीब्यूशन कितना है? कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर एटम, अभी अभी मैंने बताया क्या था? 1/6। क्यूब में क्या होता है? 1/8 कॉर्नर एटम का। यहाँ पर क्या है? 1/6। ठीक है, तो सारे कॉर्नर का मिला के टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हुए? टोटल एटम ड्यू टू कॉर्नर 12 कॉर्नर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कॉर्नर है।
हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/6 है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स ड्यू टू कॉर्नर कितने हो गए? 2। फेस सेंटर पर कितने एटम है? यही था ना फेस सेंटर, अभी जो मैंने दिखाया। फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? हाफ। और टोटल है कितने फेस सेंटर्ड एटम? 2। एक ये वाला फेस सेंटर और ये नीचे वाला, तो टोटल नंबर ऑफ एटम फेस सेंटर की वजह से कितने हुए? 1। और जो 3 एटम है दे आर इनसाइड द बॉडी, अंदर ही पड़े हुए, तो बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन क्या हुआ? 1। तो तीनों का कंट्रीब्यूशन अगर 1-1 माने तो तीनों का कंट्रीब्यूशन टोटल कितना हो गया? 3, विच आर इनसाइड द यूनिट सेल, वो किसी से शेयर नहीं हो रहे, तो 3 ड्यू टू सेंट्रल लेयर, 1 ड्यू टू फेस सेंटर, 2 ड्यू टू कॉर्नर, तो टोटल एटम कितने बने? 6। टोटल नंबर ऑफ एटम्स विल बी 6 पर यूनिट सेल। तो मुझे बताओ इसमें टेट्राहेड्रल कितने होंगे? टेट्राहेड्रल का नंबर डबल होता है ना, तो क्या होंगे टेट्राहेड्रल का नंबर? 12। टेट्राहेड्रल वॉइड विल बी 12। और ये 12 होंगे कहां पर? सारे 12 कॉर्नर पर। हेक्सागन के 12 कॉर्नर है, और टेट्राहेड्रा की तो लोकेशन ही हमने देखी है, क्या है? कॉर्नर। मेरे पास अभी पूरा हेक्सागन का मॉडल नहीं है। और ऑक्टाहेड्रल कितने होंगे? 6। इसकी साइड एज पर तो एटम है ही नहीं, तो वो तो मैंने वैसे ही कंट्रीब्यूशन बताया था कि यहाँ पर अगर एटम होता उसका कंट्रीब्यूशन 1/3 होता, ठीक है। अगर यहाँ होता तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या था? 1/4, क्योंकि ये फर्स्ट और इसके इधर वाला 2 यूनिट सेल से कॉमन होता, 2 उसके ऊपर वाले होते। ये तुम्हारी साइनॉप्सिस के अंदर जो बॉक्स में ये दिया हुआ है। सो जस्ट किसी, हाँ, जो अंदर की तरफ प्रेजेंट है, ठीक है। अगर ये पूरा यूनिट सेल लेते हैं हम, तो कुछ इस तरह का आता है। फिर तीनों एटम किसी से शेयर नहीं हो रहे, सारे इसके अंदर ही हैं। उसका कंट्रीब्यूशन हम क्या लेंगे? 1। तो 1 फॉर ईच, तो 3 का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 3। सो बताएं ये क्लियर हुआ? हेक्सागन में तुम्हें पता है ये 2 एजेस सेम होती हैं और ये वाली डिफरेंट होती है। क्यूब के लिए तो बड़ी सिंपल है, सारी डायमेंशंस सेम। यहां तक क्लियर हुआ सबको? अब जरा जो असाइनमेंट थी लास्ट क्लास में मिली थी वो निकालें, करके लाए हो? उसका काम रोज ही कर लिया जाए तो बेटर रहता है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, असाइनमेंट निकाल लें। एक बार ट्राई करने के बाद आंसर चेक किया करो, ठीक है ना। फर्स्ट, सेकंड, आंसर नहीं लिखे क्या उसमें? अपलोड नहीं हुए? फर्स्ट का आंसर है डी, सेकंड सी, थर्ड सी। जहां डाउट हो बीच में बता देना। सेकंड, a lattice site in a pure crystal cannot be occupied by electron। या तो एटम होंगे या मॉलिक्यूल होंगे, इलेक्ट्रॉन तो हमेशा घूमते रहते हैं, वो कभी लैटिस पॉइंट पर नहीं होते, ठीक है। थर्ड इज सी, कोई डाउट? फोर्थ, हाँ थर्ड, a compound is formed by element A and B। A कॉर्नर पर है और B are at face center। फेस का कंट्रीब्यूशन, हर एक फेस का हाफ। क्यूब के अंदर 6 फेसेस, तो 6 फेसेस का टोटल कंट्रीब्यूशन क्या हुआ? 3। तो फॉर्मूला क्या बन गया? AB3, ठीक है। फोर्थ का आंसर था ए। और देखिए कैसे है, a solid has structure in which W atoms are located at the cube corner। तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन क्या हुआ? 1, तो W का नंबर हुआ 1। O atoms are located
at the cube edges. एज का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 12 एजेस, हर एक का 1/4, तो O का नंबर क्या हुआ? 3. एंड सोडियम एटम्स आर एट द सेंटर ऑफ क्यूब, तो सोडियम का नंबर क्या हुआ? 1. तो कैटायन पहले लिखते हैं ना, NaWO3. ये सोडियम टंगस्टेट है इस कंपाउंड का नाम. और इसके अंदर देखो, एक मिनट, a solid has in which W atoms are located at the cube corner, O atoms are located at the cube edges, and sodium atom at the cube center. कुछ बॉडी सेंटर जैसा हुआ, तो ये D आ जाएगा. Yes, it is D. बॉडी सेंटर में कोई एटम है ना, एज सेंटर पर भी है, तो एग्जैक्टली बॉडी सेंटर भी नहीं है, पर हाँ कह सकते हैं कि सेंटर्ड यूनिट सेल है. बॉडी सेंटर कह रहे हैं. टेट्राहेड्रल तो बेटा वॉइड का नाम है. शेप तो क्यूब की हुई ना, क्यूब सेंटर लिखा हुआ है ना ऊपर, क्यूब सेंटर ऑफ द यूनिट सेल. समझ में आया? सो सिंपल क्यूबिक होता तो एटम से कॉर्नर पर ही होते, पर सिंपल क्यूब की जगह ये सेंटर में एटम है, तो फोर्थ का आंसर क्या हुआ? डी. उसके बाद फिफ्थ का आंसर है बी. कोई डाउट? सिक्स्थ इज ए. सेवेंथ ए. हाँ, सेवेंथ में था कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर सेंटर्ड यूनिट सेल. इसमें था इट कंटेन वन और मोर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट एट पोजीशंस अदर देन कॉर्नर. करेक्ट है. सेंटर्ड का मतलब कॉर्नर के अलावा भी कहीं और प्रेजेंट है. दूसरा, इट ऑल्सो कंटेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एट कॉर्नर. कॉर्नर पर तो होते ही है, तो ये भी करेक्ट है. इट इज ऑफ 5 टाइप्स. ये गलत है ना, 7 टाइप के यूनिट सेल है. और सेंटर्ड यूनिट सेल तो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे? 14 कैटेगरीज हो जाएंगी. तो 5 तो फिक्स नहीं कर सकते ना, तो फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट. अगला 8th का है बी. 8th इज बी. करेक्ट है. 9th का आंसर है बी, क्योंकि यहाँ देखो दिया हुआ है एज लेंथ ऑफ ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी. सल्फर इज एग्जांपल ऑफ दिस. तो ये एक स्टेटमेंट है, अदर स्टेटमेंट विच इज करेक्ट, पर रीजन तो नहीं है ना. सल्फर मैंने बताया था ना, सल्फर रोम्बिक भी होता है, मोनोक्लिनिक भी होता है. तो सल्फर में ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल है, तो ठीक है. हाँ बोलो. हाँ, तो ये बी आएगा. 10th का है सी. 11th इज बी. 12th का आंसर है डी. मैं बता देती हूँ. फर्स्ट इसका देखो, ए एट कॉर्नर एंड फेस सेंटर, मतलब ए एटम कॉर्नर पर भी है, फेस सेंटर पर भी है, तो ए का नंबर 4 हुआ. 1 ड्यू टू कॉर्नर, 3 ड्यू टू फेसेस. और बी जो है एज सेंटर पर है, तो बी का नंबर एज की वजह से कितना हुआ? 3, और साथ में बॉडी सेंटर पर भी है, तो बी का नंबर भी क्या हुआ? 4. तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला ए भी हो गया ना. तो जो ए था उसके साथ मैच आएगा 2 का. एक सेकेंड. A at the corner and face center, B at the edge center and the body center. तो दोनों का नंबर सेम है, तो A के साथ मैच आएगा 2. अच्छा है, तो D आंसर नहीं है इसका. हाँ, कोई बात नहीं, बता देती हूँ. उसके बाद आया सेकंड में था A कॉर्नर पर है, तो इसका नंबर हुआ 1, और B है एट बॉडी सेंटर, तो इसका नंबर भी हुआ 1. तो इसका फॉर्मूला भी A B ही बनेगा. तीसरा सी, एक मिनट, सी पार्ट का था ए एट द कॉर्नर एंड बी एट फेस सेंटर, तो ए का नंबर हुआ 1, बी का नंबर हुआ 3.
एक्चुअली जो फर्स्ट ऑप्शन ए थी ना, इसमें एट कॉर्नर लिखना था, फेस सेंटर नहीं आना था, तब इसका मैच AB3 होता है ना। तो करेक्शन कर लो। निर्मल एक पेन देना। सो 12th के ए पार्ट में जो फेस सेंटर है उसको काट दो। ए के फर्स्ट पार्ट में जो फेस सेंटर्ड है उसको काट दें, उसके बाद इसका आंसर डी बन जाएगा। मैं फिर से बता देती हूँ तुम्हें। दूसरा कौन सा क्वेश्चन था जिसका चेंज था? हाँ, फोर्थ था ना। सो प्लीज एक बार फिर से बता देती हूँ मैं। 12th क्वेश्चन, ए कॉर्नर पर है, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन है 1, बी एजेस पर है और बॉडी सेंटर पर है, तो बी का नंबर क्या हुआ? 1 + 3 4, तो AB4 फॉर्मूला हो गया। करेक्शन कर लिया सबने? उसके बाद बाकी के तो पता चल ही गए होंगे। सो इसका आंसर डी आ जाएगा। 13th का आंसर था सी। 13C, 13th वाला। 13 में था एक अलॉय है कॉपर, सिल्वर और गोल्ड का, एंड कॉपर फॉर्म CCP लैटिस, मतलब कॉपर तो लैटिस बना रहा है। सिल्वर एटम्स ऑक्यूपाई, अब CCP का मतलब होता है FCC, ये तुम्हें पता नहीं था ना, आज पता चल गया होगा। कॉपर फॉर्म CCP लैटिस, तो इसका यूनिट सेल FCC है और इसका नंबर कितना हो गया? 4, क्योंकि FCC का नंबर 4 होता है। FCC में जो अरेंज एटम होते हैं उनका नंबर 4 होता है। प्लीज इधर देखें, तो कॉपर का नंबर हो गया 4। सिल्वर एटम ऑक्यूपाई द एज सेंटर, तो एज का नंबर कितना हो गया? 3। एज सेंटर 1/4 into 12, दैट इज 3, तो सिल्वर एटम हो गए 3। उसके बाद गोल्ड इज प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर, तो गोल्ड का नंबर क्या हो गया? 1। कॉपर का नंबर हो गया 4, सिल्वर का नंबर हुआ 3, तो फॉर्मूला क्या बना? Cu4 Ag3Au। आंसर क्या आ गया? सी। ये क्वेश्चन पता चला? 13 क्वेश्चन। कॉपर CCP लैटिस बना रहा है, मतलब FCC बना रहा है। FCC में नंबर ऑफ एटम 4 है, तो कॉपर का नंबर हो गया 4, और बीच में जो खाली जगह है उनमें एटम्स है, तो सिल्वर एज सेंटर पर प्रेजेंट है, सारे एजेस पर। कौन सा पॉइंट होता है एजेस पर? ऑक्टाहेड्रल, अभी किया ना हमने। तो सिल्वर एटम एज पर प्रेजेंट है और एज का कंट्रीब्यूशन होता है 1/4, तो सिल्वर का टोटल नंबर कितना हुआ? 3। गोल्ड इज प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर, उसका नंबर क्या हुआ? 1, तो फॉर्मूला ये बन गया। उसके बाद है 14 क्वेश्चन का आंसर है डी। ये हो गया था। 15th इसका आंसर है बी। आउट ऑफ 7 क्रिस्टल हाउ मेनी हैव बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल? एक तो क्यूबिक में होता है बॉडी सेंटर, दूसरा ऑर्थोरोम्बिक में होता है, ऑर्थोरोम्बिक में होता है, और दूसरा टेट्रागोनल में होता है। मोनोक्लिनिक में बेस सेंटर्ड होता है, मोनोक्लिनिक में बेस सेंटर्ड होता है, बाकी में तो सिंगल ही होता है। सो इसका आंसर था बी। अब सेक्शन बी में देखें, फर्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर है ACD। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिमिटिव सेल एक्सियल डिस्टेंस और एजेस आर डिफरेंट? ऑर्थोरोम्बिक में डिफरेंट है, टेट्रागोनल में डिफरेंट है, नहीं टेट्रागोनल में सारी डिफरेंट नहीं है, 2 सेम है। मोनोक्लिनिक में डिफरेंट है, ट्राइक्लिनिक में तो सारे ही डिफरेंट, तो हमें सारी एज लेंथ बतानी थी। एक्सियल डिस्टेंसेस और एज लेंथ ABC दिखा हुआ है, तो तीनों डिफरेंट होना चाहिए ना। सेकंड था, सेकंड क्वेश्चन, इसका आंसर है A and D। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सियल डिस्टेंस और एज लेंथ ABC आर इक्वल? क्यूब में होती है इक्वल और रोम्बोहेड्रल में इक्वल होती है। देन थर्ड क्वेश्चन में था ABCD, सारे करेक्ट हैं। Each point in the lattice is called lattice point, correct है ये? Each point in it is a constituent particle which can be atom
और an ion और molecule, कोई भी हो सकता है. हाँ, पॉइंट, हाँ लैटिस पॉइंट. नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे हम. लैटिस का मतलब वो पॉइंट है. नेक्स्ट, यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल यूनिट. ये भी करेक्ट है. और यूनिट सेल ऑफ ए क्रिस्टल सिस्टम इज डेजिग्नेटेड बाय एज लेंथ एंड एक्सियल एंगल्स. ये भी करेक्ट है. तो सारे ही करेक्ट हुए. हाँ बोलो बेटे, कुछ डाउट था? पता क्या है, कैटायन नॉर्मली स्मॉलर होता है, तो स्मॉलर चीज वॉइड में जाती है, तो अनायन बड़े होते हैं, इसीलिए वो मेन लैटिस बनाते हैं. विद सम एक्सेप्शंस, जो केमिस्ट्री में हमेशा होता है, पर इन जनरल हम अनायन को बोलते हैं. उसके बाद इंटीजर पे आते हैं. बातें नहीं इधर. हाँ जी, इंटीजर पे आते हैं. फर्स्ट का आंसर था 6 पैरामीटर्स होते हैं. सेकेंड का आंसर था 7. प्रिमिटिव तो सभी में ही होते हैं, है ना. और थर्ड का आंसर था हाउ मेनी primitive unit cell will have all the axial angles equal but all the axial distances are different. वन कौन सा था? ऑर्थोरोम्बिक. ये ऑर्थोरोम्बिक. तो आज की जो तुम्हें असाइनमेंट मिलेगी, जो हमने आज पैकिंग किया ना, उसी पर बेस्ड होगी. अभी थोड़ा सा और बता देती हूँ, अभी टाइम है हमारे पास. हाँ बोलो. सेक्शन ए का 5th, इसमें था स्टॉप टॉकिंग प्लीज. तो 5th का नंबर ऑफ एटम्स इन प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. तुम्हें पता है सिंपल क्यूब में एटम कॉर्नर पर होते हैं, उसका नंबर क्या होता है? 1. बॉडी सेंटर में कॉर्नर प्लस सेंटर, उसका नंबर क्या होता है? 2. 1 ड्यू टू कॉर्नर, 1 ड्यू टू सेंटर. और फेस सेंटर में कॉर्नर का 1, फेसेस का 3. तो टोटल एटम कितने हुए? 4. आगे. अब जरा अभी बैक पैक मत करो. हाँ, बुकलेट के डाउट है? डाउट्स हैं, किए हैं ये क्वेश्चन फर्स्ट 40? नहीं है ना. अच्छा, अगला नहीं करना चाह रहे. चलो मैं आज जो करवाया था उसको एक बार रिवाइज करा देते हैं, क्या किया हमने. सबसे पहले हेक्सागन वाला वो कोऑर्डिनेशन नंबर. इधर देखिए, हेक्सागोनल यूनिट सेल में एक लेयर है, ये 6 एटम्स को टच कर रहे हैं. इसके नीचे बी लेयर है, इसके ऊपर भी बी लेयर है. तो ये सेंट्रल एटम है. अपनी लेयर के कितने एटम से? 6. 3 ऊपर है और 3 नीचे. तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बना? 12. और 74% स्पेस इसमें ऑक्यूपाइड था. समझ में आया? हेक्सागोनल यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? लास्ट में जो बताया मैंने, ये था हेक्सागोनल यूनिट सेल. कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/6. और 12 कॉर्नर है, तो 2 एटम कॉर्नर वाले हो गए. ये फेस सेंटर थे. फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? हाफ. 2 फेसेस पर एटम है, तो 1 फेस सेंटर्ड हो गया. 3 अंदर ही है बॉडी के. तो सेंटर्ड एटम, बॉडी सेंटर्ड एटम कितने हुए? 3. तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हुए? 6. और इसमें ये लैटिस बन रहा है. मान लो, लिसन, मान लो हमें दिया होता ए एटम फॉर्म HCP unit cell, and B atoms in all tetrahedral void. तो फॉर्मूला क्या होता? टेट्राहेड्रल का नंबर हमेशा क्या होता है? डबल. फॉर्मूला क्या होता? AB. तो ये हेक्सागोनल पर भी अप्लाई होता है और FCC के ऊपर भी अप्लाई होता है, CCP पे भी अप्लाई होता है. ऑक्टाहेड्रल का नंबर उतना जितना एटम्स का नंबर. आगे इसमें अब जैसे मान लो हमसे पूछा जाता क्रिस्टल लैटिस, लिख सकते हो क्वेश्चन, एनसीईआरटी में है शायद. क्रिस्टल लैटिस हैव
1 mole atoms of A. A crystal lattice have 1 mole atoms of A. What will be number of tetrahedral and octahedral void? What will be number of octahedral and tetrahedral void? नंबर में हमें नंबर बताना है, एग्जैक्ट नंबर. 1 मोल ए का मतलब एवोगैड्रोस नंबर. तो टेट्राहेड्रल का नंबर क्या हुआ? 2 into एवोगैड्रोस नंबर. और ऑक्टाहेड्रल का एवोगैड्रोस नंबर. जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, वहां पर 1 मोल की जगह 0.5 मोल दे रखा था, तो 0.5 मोल के हिसाब से निकालो. 0.5 मोल अगर मान लो एटम है तो 1 मोल टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे, मतलब एवोगैड्रोस नंबर, और उसका हाफ क्या होंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड. आगे सुने. तो हेक्सागोनल और सिंपल क्यूबिक में ऑलमोस्ट एक जैसा ही अरेंजमेंट है, कोई डिफरेंस नहीं है. तो आज जो लेक्चर मैंने बताया ढंग से जाके एक बार रिवाइज करना, और आज असाइनमेंट भी मिलेगी, उसमें शायद डेंसिटी के क्वेश्चंस होंगे. डेंसिटी के नहीं, आज वाले ही हैं क्वेश्चन. और नेक्स्ट क्लास में जो करने वाले हैं उसमें सारा आज जो किया है ना वो सब यूज होगा, इसलिए आज वाला लेक्चर प्रॉपर रिवाइज करना बहुत जरूरी है. हाँ निर्मल.